ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 21 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नेटो उनकी बदौलत जिंदा है, वरना तारीख के कूड़ेदान में होता। NATO's, whether you like it or not, it's only as good as we are. If NATO doesn't have us, NATO is not very strong. ग्रीनलैंड पर कनाडा और फ्रांस का दो टोक मौक़िफ़, नेटो के आर्टिकल 5 की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. इंडिया इमारात दिफाई शराकतदारी, खित्ते में तवाज़ुन या नई सफ़बंदी, गजा बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर पाकिस्तान के फैसले पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तज्ज़ियाकार बोला, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो $1 अरब मांग रहा है तो पाकिस्तान $1 अरब कहाँ से देगा, तो हम कैसे करेंगे, ये है वो है। ये $1 अरब है, पहले 3 साल फ्री है ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरशिप। 3 साल के बाद जब रिन्यू होनी है तो $1 अरब होगा। अब 3 साल बाद ट्रम्प होगा नहीं होगा, 3 साल बाद क्या होगा। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि खामना ई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो हमला आवरों की दुनिया को आग लगा देंगे। We don't pay much attention to Trump's constant bluster and empty threats. He knows full well that if an aggressive hand is ever extended towards our revered leader, we will not hesitate to cut off that hand. जानिए कराची में आतिश ज़दगी से मुतासिरा गुल प्लाजा में हलाक होने वालों की शनाख्त कैसे की जा रही है। हम 27 बॉडीज, जब से ये शुरू हुआ है तब से 27 बॉडीज को हम प्रोसेस कर चुके हैं। मेडिको लीगल प्रोसेसिंग में जो शामिल होती है चीज़, वो आइडेंटिफिकेशन होती है, कॉज ऑफ डेथ होती है और DNA सैम्पलिंग होती है। अगर आइडेंटिफाई ना हो रही हूँ तो जो बॉडीज पॉजिटिवली आइडेंटिफाई हो गई थी वो 6 थी जो शुरू में आई, और बाकी जो रिमेन्स हैं, मैं बॉडीज नहीं बोल रही, मैं रिमेन्स बोल रही हूँ, दे स्टिल रिमेन अनआइडेंटिफाइड और उनके सैंपल्स सिंध फोरेंसिक DNA लैब जा चुके हैं। हिरात में तालिबान की जानिब से मीडिया और लिबास से मुतालिक पाबंदियां सख्त, इखलाकी निगरानी में इजाफा। Men should not wear jeans and t-shirt. They have to wear Afghan dress. मिलिए भारत के शहर बरेली में डोर मांझा बनाने वालों से। इंडिया की रियासत गुजरात में आजकल पतंगों का त्यौहार है, लेकिन गुजरात से 1100 किलोमीटर दूर इन पतंगों को उड़ाने वाला मांझा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में बनाया जाता है। सुनिए वुसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि नेटो फौजी इत्तेहाद के लिए जितना काम उन्होंने किया उतना किसी और सदर या रहनुमा ने नहीं किया। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे। आप नेटो के सेक्रेटरी जनरल से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो पर खतीर रकम खर्च करता है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक की मदद जरूर करेगा। ताहम उन्होंने इस बात पर शक का इजहार किया कि आया नेटो ममालिक भी इसी जज्बे के तहत अमेरिका की मदद करेंगे या नहीं। I've had such a good relationship. I've made it so much better, so much stronger. It's so good now. NATO is so much stronger now. I don't agree with a lot of the things they've done, but that was done before I got there. I think NATO's been good. Sometimes it's overrated, sometimes it's not. But we have a strong NATO. When I came here, we had a weak NATO. We had a NATO at 2%, and they weren't paying. You had a nothing NATO. NATO's, whether you like it or not, it's only as good as we are. If NATO doesn't have us, NATO is not very strong. इस ब्रीफिंग से कबल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि अगर मैं ना आता तो आज कोई नेटो ना होता, ये तारीख के कूड़ेदान में जा चुका होता।
ये अफसोसनाक है मगर सच यही है। एक और पोस्ट में अमेरिकी सदर ने बज़ाहिर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के एक पैगाम का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें मार्क रूटे ने ग्रीनलैंड के मामले पर आगे बढ़ने का रास्ता निकालने के अज़म का इजहार किया है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से पोडियम पर आए और अपने हमरा एक बड़ी फाइल लेकर आए, जिसे उन्होंने अपनी कामयाबियों की लिस्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत मुकाम का दौरा करेंगे और उन्हें यकीन है कि वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। याद रहे कि सदर ट्रंप स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए जा रहे हैं, जहां अमेरिका की जानिब से इत्तेहादी मुमालिक पर मुमकिन नए टैरिफ्स आयद करने की धमकियों पर पहले ही शदीद बहस जारी है। सदर ट्रंप को बुध के रोज डेविस पहुंचना था, तहम एयरफोर्स वन में मामूली खराबी के बाइस तैयारे को वापस लौटना पड़ा। इस ताखीर से उनके शेड्यूल पर असरात के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं, तहम व्हाइट हाउस के मुताबिक तैयारा वापस मोड़ दिया गया और सदर ट्रंप किसी दूसरे तैयारे के जरिए डेविस रवाना होंगे। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड के हवाले से मुतअद्दिद अहम मुलाकातें तय हैं। इससे कबल तवील प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप ने साफियों को बताया कि ग्रीनलैंड के मामले पर सूरत हाल काफी बेहतर अंदाज में तय पा जाएगी। बीबीसी की जानिब से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ग्रीनलैंड के लिए नेटो इत्तेहाद के मुमकिन टूटने की कीमत अदा करना उन्हें कबूल होगा, तो सदर ट्रंप ने कहा कि जो कुछ मैंने नेटो के लिए किया है किसी ने नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि नेटो भी खुश होगा और हम भी खुश होंगे और इस बात पर जोर दिया कि आलमी सलामती के लिए नेटो की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त 32 रुकन मुमालिक पर मुश्तमिल है, जिनमें अमेरिका उन 12 बानी मुमालिक में शामिल है जिन्होंने इसे कायम किया था। तहम सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के उसूल के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद नहीं किया। NBC न्यूज की जानिब से जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस मकसद के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो सदर का जवाब था कि अभी इस पर कोई तबसरा मैं नहीं करूंगा। आलमी इक्तिसादी फोरम डेवोस में ग्रीनलैंड के मामले पर मगरबी इत्तेहादियों के मौक़िफ़ में वाज़ेह सख्ती नजर आ रही है। कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी ने खिताब करते हुए कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है और ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए उनके मुनफरिद और खुद मुख्तार हक की मुकम्मल हिमायत करता है। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा नेटो के आर्टिकल 5 पर मुकम्मल यकीन रखता है, जिसके तहत नेटो के किसी एक या एक से ज़ायद रुकन मुमालिक पर हमला तमाम इत्तेहादियों पर हमला तस्वर किया जाता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रीनलैंड के मामले में किसी भी किस्म के दबाव या टैरिफ्स की कनाडा सख्त मुखालफत करता है। On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. So we're working with our NATO allies, including the Nordic Baltic Gate, to further secure the alliance's northern and western flanks, including through Canada's unprecedented investments in over-the-horizon radar, in submarines, in aircraft, and boots on the ground. दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने भी डेविस में खिताब के दौरान अमेरिका की जानिब से टैरिफ की धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। उनका कहना था कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां अदम इस्तेहकाम और अदम तवाज़ुन बढ़ रहा है, न सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि मुआशी सतह पर भी। We have to fix prosperity in democracies. I mean, it doesn't make sense to have tariffs and be divided, and even to threaten now with additional tariffs. We can use the crazy thing is that we can be put in a situation to use the anti-coercion mechanism for the very first time vis-à-vis the US if they put additional tariffs. Can you imagine that? फ्रांसीसी सदर ने तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और तिजारती टैरिफ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका की तिजारती पॉलिसी यूरोप को कमज़ोर और ताबे बनाने की कोशिश के मुतरादिफ है, जबकि नए टैरिफ का लामुतनाही इजाफा आलमी निज़ाम के लिए खतरा बन रहा है। उनके मुताबिक ये सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो जाती है जब टैरिफ को इलाकाई खुद मुख्तारी के खिलाफ दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। एमानुएल मैक्रों ने मजीद कहा कि फ्रांस और यूरोप कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी के असूलों पर कायम है और ये किसी पुरानी सोच का नहीं बल्कि दूसरी जंग अजीम के असबाक को याद रखने और बाहमी ताउन के अज़म का तकाजा है।
انہوں نے بتایا کہ انہی اصولوں کے تحت فرانس نے گرین لینڈ میں فوجی مشقوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد کسی کو دھمکانا نہیں بلکہ ڈنمارک جیسے اتحادی ملک کی حمایت کرنا ہے۔ ڈیوس میں ہونے والی ان تقاریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گرین لینڈ، نیٹو اور ٹیرف کے معاملات پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات گہرے ہو رہے ہیں، جبکہ یورپ اور کینیڈا اپنی خود مختاری اور نیٹو اتحاد کے دفاع کے لیے مشترکہ موقف اپناتے دکھائی دے رہے ہیں۔ National law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. متحدہ عرب امارات اور انڈیا کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر سائن نے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ برس سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پایا تھا، جس کے باعث بعض مبصرین اسے اس معاہدے کا جواب قرار دے رہے ہیں۔ عرب اور علاقائی میڈیا میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ آیا امارات انڈیا کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا کر سعودی عرب، پاکستان اور ممکنہ طور پر ترکی کے بڑھتے ہوئے تعاون کا توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ بعض تجزیہ کار اسرائیل، انڈیا اور امارات پر مشتمل ایک نئے محور کی بات بھی کر رہے ہیں، تاہم انڈین حکام اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک یا اتحاد کے خلاف نہیں، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود دفاعی تعاون کی فطری توسیع ہے۔ ماہرین کے مطابق خطے میں بدلتی ہوئی سیاست، ایران، غزہ، یمن اور سعودی امارات تعلقات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس شراکت داری کو وسیع تر جغرافیائی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ محض پاکستان سعودی معاہدے کے رد عمل کے طور پر۔ امریکہ کی جانب سے غزہ کے لیے مجوزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کو شمولیت کی دعوت ملنے کے بعد اسلام آباد کو ایک حساس سفارتی فیصلہ درپیش ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ابھی اس بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا اور معاملہ مشاورت کے مراحل میں ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے فیصلے پر کئی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور حماس کو غیر مسلح کرنے والی کسی بین الاقوامی فورس کا حصہ بننے سے گریز کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی واضح کر چکے ہیں کہ کسی ایسی فورس میں شمولیت ممکن نہیں جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو۔ دوسرا بڑا عنصر مالی پہلو ہے۔ بورڈ کی مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب کی شرط زیر بحث ہے، جسے بعض سابق سفارتکار پاکستان کے لیے ایک معاشی بوجھ قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے قریبی شراکت داروں کی رائے بھی مد نظر رکھنا ہوگی تاکہ وہ مسلم دنیا میں تنہا دکھائی نہ دے۔ تاہم بعض ماہرین کے نزدیک اس بورڈ میں دعوت پاکستان کی سفارتی اہمیت اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے اس کے کردار کا اعتراف ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر شامل ہوا بھی تو اس کا کردار عسکری کی بجائے سفارتی اور مشاورتی سطح تک محدود رہے گا تاکہ دو ریاستی حل اور فلسطینی موقف کی حمایت جاری رکھ سکے۔ اس بارے میں ہم جانتے ہیں دفاعی تجزیہ کار مزمل سہروردی سے۔ مزمل سہروردی، غزہ بورڈ کی مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب کی شرط، کیا پاکستان یہ معاشی بوجھ اٹھا پائے گا؟ اور آپ غزہ بورڈ آف پیس کا مینڈیٹ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا صرف یہ غزہ کی حد تک ہے یا آنے والے وقت میں اس کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا جائے گا؟ یہ $1 ارب ہے، پہلے 3 سال فری ہے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے ممبرشپ، 3 سال کے بعد جب رینیو ہونی ہے تو $1 ارب ہوگا۔ اب 3 سال بعد ٹرمپ ہوگا نہیں ہوگا، 3 سال بعد کیا ہوگا یہ 3 سال بعد دیکھیں گے۔ پہلے 3 سال تو یہ ممبرشپ فری ہے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ ابھی $1 ارب دینا ہے، تو ابھی $1 ارب نہیں دینا۔ لیکن ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا جو چارٹر آیا ہے وہ آپ سب ضرور پڑھیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ UN کے مقابلے پہ ایک نیا کوئی ادارہ بنانا چاہ رہا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے جو موجودہ ادارے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ امن قائم کرنے کا ادارہ ہوگا۔ تو کیا UN کے مقابلے پہ ایک بورڈ آف پیس بنا کے اس کے ذریعے دنیا میں امن قائم کرنے کا ٹرمپ کا فارمولا ہے اور وہ UN کو اس وقت ڈس بینڈ کرنا چاہتا ہے؟ یہ چارٹر پڑھیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے امریکن ڈیزائنز میں UN کے مقابلے پہ ایک اور ادارہ کھڑا کرنے کی بات ہے، تبھی وہ تمام ملکوں کے حکمرانوں کو اس میں شامل کر رہا ہے تاکہ ایک پیرلل انسٹیٹیوشن کھڑا کر لے۔ UN کے سیکرٹری جنرل نے اس پر ایک محتاط سا رد عمل دیا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس کا جو چارٹر ہے
उससे ये खुशबू आती है। ट्रम्प या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन यूएन के मुकाबले में कोई एक मुतबादल इदारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस अभी गजा को देख रहा है, फिर कोई और मामला देखने लग जाएगा, फिर कोई और मामला देखने लग जाएगा। तो इसका स्कोप जो है वो वसी रख रहे हैं। सही। तो इसलिए ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिकन यूएन को आपको पता है कोई लिफ्ट नहीं कराते, यूएन की तमाम बॉडी से निकल रहे हैं, यूएन को पैसे देने बंद कर रहे हैं। तो क्या यूएन के मुकाबले पे कोई इदारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। आजकल तो अमेरिका का यूरोप से फड्डा भी चल रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर, और अभी हम यूएई और भारत की बात कर रहे थे, तो भारत का भी यूरोप से फड्डा चल रहा है। लेकिन वो रूस के ऊपर है कि भारत रूस के साथ खड़ा है, तो यूरोप की रूस से लड़ाई है। तो अब भारत के लिए यूरोप भी भारत के खिलाफ, भारत की यूरोप से भी लड़ाई है, अमेरिका से भी लड़ाई है, चीन से भी लड़ाई है। तो हमारे वो दो जो भारत की खारजा पॉलिसी की हमें बड़ी दास्तानें सुनाते थे, वो आज हमें बताएं कि भारत की किसके साथ सुलह है। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, ईरान की पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर कमांडर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के रहनुमा आयतुल्ला खामनाई को मारने की कोशिश की गई तो ईरान हमला आवरों के लिए दुनिया गैर महफूज बना देगी। बीबीसी फारसी के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के कमांडर अबू फजल शिकारची का कहना था कि अगर हमारे रहनुमा की तरफ कोई जारहाना हाथ बढ़ा तो हम उनकी दुनिया को आग लगा देंगे और दुनिया की कोई जगह उनके लिए महफूज नहीं रहने देंगे। We don't pay much attention to Trump's constant bluster and empty threats. He knows full well that if an aggressive hand is ever extended towards our revered leader, we will not hesitate to cut off that hand. This is with absolute resolve and unwavering courage, and it's not just an empty slogan, but we will set the world on fire. ख्याल रहे कि 17 जनवरी को पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के रहबरे आला अली खामनाई का दौर अब खत्म हो गया और अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत सामने लाई जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी 2 रोज कबल कह चुके हैं कि इस्लामी जमहूरिया के रहनुमा पर हमले का मतलब ईरान के साथ जंग होगा। वाज़ेह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई गुज़िश्ता 7 माह के दौरान अब दूसरी बार रूपोश हो गए हैं। उन्हें बखूबी अंदाजा है कि उन्हें ज़ाती तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। मुस्तकबिल करीब में इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वो अपने घर के सहन में चहलकदमी करते पाए जाएं या घर की बालकनी पर सुकून से फुर्सत के लम्हात गुजार पाएं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आतिशज़दगी से मुतासिरा गुल प्लाजा में चौथे रोज भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग के 22 इमारत के मुख्तलिफ हिस्से शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस ऑपरेशन में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और कितनी लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सकी है, देखिए रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की इस रिपोर्ट में। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा रोज जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान यहां से 2 दर्जन से ज़ायद लाशें बरामद की गई हैं। मज़ीद तलाश अभी भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ के पास इस वक्त तक 74 अफराद ने अपने लापता अफराद की जो तफसीलात फराहम की हैं। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू अमलदार हैं उनका कहना है मुसलसल तपिश और आग की वजह से जो लाशें बरामद हो रही हैं उनकी शनाख्त मुश्किल है। इस वजह से तमाम लोगों के डीएनए किए जा रहे हैं। हम 27 बॉडीज़, जब से ये शुरू हुआ है तब से 27 बॉडीज़ को हम प्रोसेस कर चुके हैं। मेडिको लीगल प्रोसेसिंग में जो शामिल होती है चीज़ वो आइडेंटिफिकेशन होती है, कॉज ऑफ डेथ होती है और डीएनए सैम्पलिंग होती है। अगर आइडेंटिफाई ना हो रही हों तो जो बॉडीज़ पॉजिटिवली आइडेंटिफाई हो गई थी वो 6 थी जो शुरू में आई, और बाकी जो रिमेन्स हैं, मैं बॉडीज़ नहीं बोल रही, मैं रिमेन्स बोल रही हूँ, दे स्टिल रिमेन अनआइडेंटिफाइड और उनके सैंपल्स सिंध फॉरेंसिक डीएनए लैब जा चुके हैं। हम देखिए जो बॉडीज़ हमारे पास अनआइडेंटिफाइड हैं, यानी 7 के अलावा बाकी सारी हमारे पास हमने डीएनए लिए हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास मौजूद हैं। फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए में डीएनए, उनके हमने सैंपल जैसे माँ बाप हों या बच्चे हों, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने सिबलिंग्स के मांगे, बहन भाइयों के मांगे हैं। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू 11, 22 के अलावा केएमसी और फलाई इदारों के रज़ाकार भी तलाश जारी रखे हुए हैं और कई रज़ाकार नीचे बेसमेंट तक गए हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग क्लियर कर ली थी कल ही, लेकिन एक हिस्सा जो था वो बाकी था, उसमें काफ़ी मकदार में आग थी।
तो वो आग को जो है ना कूलिंग करके बुझा के, और एक बड़ी शॉप थी जिसमें वो यूनियन के लोग कह रहे थे कि 15 आदमी घुसे हुए थे उस दुबई के नाम से शॉप है कोई ऊपर बर्तनों की। बर्तन बाहर निकाले, नीचे की टाइलें दिखाई तो नीचे कोई बॉडी नहीं है और सिर्फ पाउडर गत्तों का जला हुआ सारा चीज़। अगर उसमें बॉडी है भी तो कंटिन्यू 45 घंटे जलने के बाद उसमें से कोई चीज़ नहीं मिली। टोटल 14 कदम आप जा सकते हो, 14-15 कदम, इससे आगे आप जा नहीं सकते हो। हीटर बहुत है क्योंकि हर 2 मिनट बाद हम भी बाहर आके सांस ले रहे हैं क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हम लोग को भी ऑक्सीजन के लिए मसला बन रहा था। हर 2 मिनट बाद हम बाहर आ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर जा रहे हैं और अपने आप को थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। मुतासरीन फैमिलीज़ के लोग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि जो दुकानदार हैं उनमें से कई ने अपने तौर पर भी तलाश की कोशिश की थी, मगर उनके पास आलात और सहूलियात न होने की वजह से वो अपने प्यारों तक पहुँच नहीं पाए थे। मेरी फैमिली के 3 अफराद हैं जिसमें मेरा अपना भाई है, ठीक है, और मेरे एक चाचू हैं और एक चाचू के रिश्तेदार हैं। 3 अफराद हैं कि जो उस दिन जो थे ऊपर अपनी शॉप्स के ऊपर ही रह गए थे। जब ऊपर से लोग आना कम हो गए थे और अब हमें फ़ोन आया कि मेरा भाई और हमारे चाचू वहाँ पर है, तो हमने अपने स्टाफ की कोशिश की भेजने के लिए, लेकिन किसी स्टाफ ने भी आगे जा ही नहीं सका क्योंकि उसका धुआं इतना ज़्यादा जहरीला था कि वो 2-3 सांस लेते ही उनका जो था दम घुटता था और वो बाहर आते थे। जब भाई ने हमें बताया कि जी वहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं है वापस आने का, तो हमने यहाँ रेस्क्यू के 2 बंदे ऊपर लेकर गए। वो सीढ़ियों तक गए और सीढ़ियों तक जाके हमें मास्क पकड़ा दिया कि हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमारा खून था, हम मर भी जाते लेकिन उसको बचाने की पूरी कोशिश करते। वो मास्क मैंने और मेरे भाई ने और मेरे स्टाफ के लड़के ने 2 मास्क पहन के अंदर की तरफ गए हैं। उन्होंने चेक किया, वो पूरी लाइन से पूरे कॉरिडोर के अंदर लोग बेहोश पड़े थे। वो जब अपनी शॉप के ऊपर पहुँचे हैं जब शॉप के ऊपर पहुँचे हैं तो अंदर की तरफ से जो दूसरा लड़का था वो बाहर की तरफ आया था। मेरे भाई को लगा कि वो जो है अंदर चेक करके आया, भाई नहीं है, टॉर्च के साथ था। भाई ने फिर बाहर चेक किया, बाहर भी नहीं मिला, तो वो दोनों का दम तब तक घुटने लग गया था, वो मास्क वाले बंदों का दोनों का। तो वो बाहर की तरफ भागे के चले, अपनी जान पहले बचाएं, फिर इंशाल्लाह ज़रूर बचाते हैं। गुल प्लाजा का जो अकबी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है, जहाँ से इस वक्त जो मलबा हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम का कहना है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इस सूरत में रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। हुकाम का ये भी कहना है कि तपिश की वजह से ये जो इमारत है ये मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुकी है और किसी वक्त भी इसके मुनहदिम होने के भी इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध के हुक्म पर जो आतिशज़दगी है उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और आज कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक इजलास भी मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ पहलुओं से गौर किया गया। ताहम वज़ीर आला की जानिब से ये बताया गया है कि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये आग जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी तायीद बाज़ दुकानदारों ने भी की है। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर हिरात में तालिबान ने आम लिबास और मीडिया सरगर्मियों पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं, जिसके तहत अवामी मुकामात, जामियात और मीडिया के शोबे में इखलाकी निगरानी के दायरा कार को वसी किया जा रहा है। ये इक़दामात हालिया महीनों में मगरबी शहर हिरात में की जाने वाली नुमाया तरीन कार्रवाइयों में शुमार किए जा रहे हैं, जिन पर मुकामी शहरियों, इंसानी हकूक की तंजीमों और हत्ता के बाज़ मजहबी उलमा की जानिब से भी तनकीद की जा रही है। अफगान मीडिया के बैरून मुल्क कायम इदारों ने 16 जनवरी को एक वीडियो वसी पैमाने पर नशर की, जिसमें मुसल्लह तालिबान हिरात के एक होटल के हाल में दाखिल होते दिखाई देते हैं, जहां हिरात यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के फारिग तहसील तुलबा अपनी ग्रेजुएशन की तकरीब में शामिल होने के लिए मौजूद थे। वीडियो में अफगान तालिबान एहलकारों को मुतादिद ग्रेजुएट्स को जबरदस्ती अपनी टाइयां उतरवाते देखा जा सकता है, जबकि उनका मौक़िफ़ था कि टाई गैर इस्लामी लिबास है। और इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और बाज़ मजहबी शख्सियात ने भी इस कार्रवाई को तौहीन आमेज और गैर ज़रूरी करार दिया। बाद अज़ा तालिबान हुकाम ने इस इक़दाम का दिफा करते हुए वज़ारत
अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकिर के तर्जुमान सैफुल इस्लाम खैबर ने कहा कि टाई पहनने पर कई बरसों से पाबंदी आयद है, जिसका हवाला उन्होंने सन 2024 के इखलाकी कानून की जानिब दिया। सैफुल इस्लाम खैबर ने तनकीद करने वालों पर गैर मुल्की मफादात के लिए काम करने का इल्जाम भी लगाया और इस बात की तरदीद की कि किसी किस्म का जोर जबरदस्ती नहीं किया गया। ताहम ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुसल्लह एहलकारों की मौजूदगी ने खौफ और दबाव की फजा पैदा कर दी थी। ये मुहिम सिर्फ टाई तक महदूद नहीं रही, बल्कि मर्दों के लिबास और ज़ाहरी हुलिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। I was just about to be finished and we graduated and just not even finishing the last semester. And to be honest, I really don't want their stamp, the Islamic Emirate, on my education documents. All the gains that we made over 20 years are now over. सामीन, इंडिया के शहर बरेली का मांझा दुनिया भर में मशहूर है। डोर को मजबूत बनाने के लिए कारीगर घंटों मेहनत करके मांझा तैयार करते हैं ताकि वो हवा में पतंग का भरपूर साथ दे सके। यहाँ से बना मांझा सऊदी अरब और फ्रांस तक जाता है। लेकिन इस मांझे को बनाने वालों की जिंदगी कैसी है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये ऐसी हम 5 बजे तक 400-450 रुपये पैदा कर पाते हैं, सुबह 6 बजे से रख के। भूखे सोए, बाद दिन ऐसा कह के दिन हो जाए, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं भूखे को तो, लेकिन हम किसी से कहते नहीं है, बस अपने दिल में मार के रहते हैं। हम अपने बच्चों को भी नहीं बताते, हमारा बच्चा अब परेशान होए वो भी। दहाइयों से ये मांझा पत्थर के पाउडर, गोंद से बनी चटनी, दालचीनी, मैदा, लकड़ी का पाउडर और इस सब गोल से तैयार किया जाता है। मांझे को बनाने के लिए एक कारीगर को तकरीबन एक दिन में 5 से 7 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। अगरचे इस मांझे का एक गोला अहमदाबाद में 800 रुपये में फ़रोख्त होता है, लेकिन यहाँ एक कारीगर को रोज़ाना मजदूरी के 400 रुपये मिलते हैं। गुजर तो नहीं हो पाता, मगर चटनी रोटी से अपनी चल रही। ये है मतलब जैसी तबीयत ख़राब हो जाती है घर वालों की तो कर्ज़ा लेना पड़ता है, कर्ज़ा लेके गुजारा करना पड़ता है, वरना तो इसमें खाना पीना ही चल गया 200-300 रुपये में। मांझा बनाने वालों की गुर्बत का ये हाल है कि वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करा सकते हैं। मुमताज़ 40 साल से इस काम से वाबस्ता हैं, लेकिन उनके पास अपनी ही आंखों का इलाज कराने के लिए 1500 रुपये भी नहीं है। इस आँख से भी नहीं दिख रहा है, दिखाया मैंने तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के लिए बचते पैसे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में भी गया तो वहाँ भी खर्चा ही बता रहे हैं कम से कम 1000-1200 रुपये का डिस्ट्रिक्ट में भी, और दूसरी जगह 5-6 हज़ार का खर्चा बता रहा है। बता दिया आपको 5 में किराया टूट चुका है, अब मुझे कहाँ से दूंगा ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मुमताज़ अकेली नहीं है, ज़्यादातर कारीगर किराए के छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपने अहल खाना के साथ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते सही से, समझ लो, पोतियों को, चाहे हमारे कने बेटे कने हमारे कने हो, हमारे कने के बेटे कने, तो हम पोतियों को पढ़ा लें कहीं, तो सिपारा भरने भेजते हैं बच्चों को। शुएब का खानदान 5 नस्लों से इस काम से मुंसलिक है, लेकिन अब वो ये हुनर अपनी औलाद को सिखाना नहीं चाहते। जैसे पहले नए नए लड़के बच्चे सीखते थे, माँ बाप सिखाते थे काम को, अब कोई नहीं सिखा रहा है उनको। बस इसमें काम में मजदूरी भी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से भी लोग हट रहे हैं। बाकी यही सोच रहे हैं मतलब पढ़ जाए, वो बच्चे पढ़ जाएँ, कुछ और काम देखेंगे, उनको कुछ और ही सिखाएंगे, ये नहीं सिखाएंगे। इस वक्त बरेली के मांझे की सनत को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक चीन से आने वाला सस्ता मांझा और दूसरा ये कि जो कारीगर नस्ल दर नस्ल इस मांझे को बनाते आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी यही काम करें। सामीन, अब पेश है वुसअत उल्लाह खान का कॉलम बात से बात। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पहले से बहुत बेहतर है, मगर ईरान को लेके परेशानी भी है। 40 वर्ष पहले के ईरान से पाकिस्तान को कोई आपत्ति नहीं थी। रज़ा शाह पहलवी या उनकी बहन अशरफ हर तीसरे छठे महीने पाकिस्तान आते थे। हमें शेख सादी के किस्सों, हाफिज शिराजी की शायरी, ईरानियों के दिल में इकबाल लाहौरी की मोहब्बत, फारसी की शिक्षा और सस्ते ईरानी चिलगोज़े और बादाम खाने की आदत के सबब कभी ऐसा नहीं लगा कि ईरान और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हैं। कराची के ईरानी चायखानों में जिन्ना साहब और शहनशाह ईरान की तस्वीरें साथ साथ टंगी रहती थीं।
स्टेट लेवल पे ईरान पाकिस्तान भाई भाई का एक कारण शायद ये भी था कि दोनों अमरीकी खेमे में थे। भारत और पाकिस्तान की जितनी भी मुठभेड़ें रहीं, ईरान की ओर से हमेशा बेफिक्री ही रही। 1979 में शहनशाहियत का कालीन लिपटने के बाद इसलिए परेशानी शुरू हुई कि नया ईरान एंटी अमरीका था और शिया इस्लाम के नारों से अनकरा और रियाद से इस्लामाबाद तक की अमरीका नवाज सुन्नी दुनिया परेशान थी। ऊपर से अफगानिस्तान में भी कम्युनिस्ट शासन लागू हो चुका था। पाकिस्तान में अगरचे उस समय जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल सरकार भी इस्लामी शरीयत का ढंढोरा पीट रही थी, मगर उसका मकसद देश के अंदर राजनीतिक क़ुव्वतों को दबाना था। क्रांति की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मकसद नहीं था। ज़िया रजीम को ये भी परेशानी थी कि पाकिस्तान में शिया मुसलमान लगभग 20% हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या को ईरानी इनकलाब का वायरस चिपक गया तो बहुत परेशानी हो सकती है। मगर दोनों देशों के आपसी राब्ते इस नज़रियाती ऊंच नीच के बावजूद कभी भी इतने नहीं बिगड़े कि दुश्मनी लगने लगे। अक्सर ऐसा भी महसूस होता रहा जैसे ईरान का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है, मगर इतना भी नहीं कि पाकिस्तान ईरान संबंधों का संतुलन बिगड़ जाए। चलें बीच के साल छोड़ के फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बलूचिस्तान में आतंकवाद को लेके ईरान और पाकिस्तान के दरमियान 2-3 वर्ष पहले बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया था, मगर पिछले साल मई में पाकिस्तान और भारत की मुठभेड़ के बाद से ईरान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ बेहतर हो गया और जून में ईरान पर इसराइल और अमेरिका की बमबारी के ज़माने में पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान का साथ दिया और भारत ने चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट और ईरानी तेल का एक बड़ा व्यापारी होने के बावजूद जिस तरह ईरान पर हमले और गज़ा के मामले में चुप्पी साधी, उसके कारण इस्लामाबाद और तेहरान ने खुद को एक दूसरे के और करीब महसूस किया। अगरचे पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इस समय बेहतरीन और भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मगर आज पाकिस्तान का मफाद ये है कि ईरान में रिजीम चेंज अफोर्ड नहीं की जा सकती। ईरानी अपोजिशन का कोई एक चेहरा भी नहीं है। जिस रज़ा शाह पहलवी से पाकिस्तान के बेहतरीन संबंध थे, उसका बेटा खुल्लम खुल्ला इसराइल का समर्थक है। ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश होती है तो लाखों शरणार्थी पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं और पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति फ़िलहाल ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ईरान में कल कलां कोई बदलाव ऊपर से थोपा जाता है तो इस्लामाबाद का ख्याल है कि नए ईरान, इसराइल और भारत की पाकिस्तान दुश्मन तिकोन बन जाएगी। ईरान से लगे पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हालात पहले ही काबू से बाहर हैं और अगर सीमा पार जाहिदान और चाबहार में अमरीकी CIA के बराबर में रॉ और मोसाद भी आके बैठ जाए तो फिर पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान और भारत के साथ साथ ईरान से जुड़ी तीसरी रेखा भी गड़बड़ा सकती है। मगर खुदा ट्रंप को सलामत रखे। रफ्ता रफ्ता एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। ईरान के 3 तरफ के देश यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब खुद को इस नई सिचुएशन में ज़्यादा करीब महसूस कर रहे हैं। यूरोप और चाइना एक दूसरे को पहले से ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। रूस भी कहीं आसपास ही मंडला रहा है। भारत भी अपना कुछ देख वेख ले। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस पहुंच चुके हैं। ट्रंप का स्विट्जरलैंड का सफर उस वक्त ताखीर का शिकार हुआ जब एयरफोर्स 1 को एक मामूली बर्क की खराबी के बायस वापस मैरीलैंड के एक फिजाई अड्डे का रुख करना पड़ा। स्पेन के शहर बार्सिलोना के करीब एक और ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर हलाक और कम अज कम 37 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकया मुल्क के जुनूब में 2 तेज रफ्तार ट्रेनों के तसादम में 42 अफराद की हलाकत के चंद रोज बाद पेश आया है।
अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान में मुल्क गिर मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार होने वाले अमीर हुसैन कादरजादा को सजाए मौत सुनाए जाने पर कहा है कि इस फैसले से जाहिर होता है कि ईरानी हुकूमत अवाम की आवाज को खामोश करने के लिए इंतहाई इकदाम करने पर तुली हुई है। बयान में मजीद कहा गया कि हुकूमत अपने नौजवानों को सुनने की बजाय उन्हें सजाए मौत दे रही है। एक ऐसी हुकूमत जो अपने नौजवानों पर रहम नहीं करती। ये बात वाज़ेह करती है कि ईरान में कोई भी उसके तशद्दुद से महफूज नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरानी हुकाम से मुतालबा किया कि अमीर हुसैन की फांसी को फिल फौर रोका जाए, पुरअमन एहतजाज के लिए कैद तमाम अफराद को रिहा किया जाए और अवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। इससे कबल रश्त में गिरफ्तार किए गए 19 साला फुटबॉलर अमीर हुसैन के खानदान के जराए ने BBC फारसी को बताया था कि सजाए मौत सुनाए जाने के बाद उन्हें आज फांसी दी जा सकती है। नेटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल फोग रासमुसन का कहना है कि सदर ट्रंप को खुश करने का वक्त अब खत्म हो चुका और अब यूरोप की जानिब से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा सकती है। रासमुसन डेनमार्क के साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं। उन्होंने BBC को बताया कि अगर ट्रंप 8 यूरोपीय ममालिक पर इजाफी महसूलात आयद करते हैं तो यूरोप को जवाबी महसूलात लगाने चाहिए, क्योंकि ट्रंप सिर्फ ताकत और कुव्वत का एहतराम करते हैं। उन्होंने BBC को मजीद बताया कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर अमल किया तो नेटो कायम नहीं रह सकेगा। फोग रासमुसन ने मजीद कहा कि ट्रंप के खिलाफ खड़े होने का वक्त अब आ गया है।